ये बनेगा क्या? अब बताओ, हर एक पद आगे आ रहा है वो बढ़ करके आ रहा है क्या, इंक्रीज होकर के आ रहा है क्या? बिल्कुल। देखो ये तो 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं बोलूंगा या तो टर्म अगर के आगे आने वाली जो टर्म थी वो इंक्रीज होकर के आए या फिर बराबर होकर के आए। तो इंक्रीज हो रहा है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कौन सी है ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, या फिर पहले मैं बोल देता हूँ इसको क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है क्या? एकदिष्ट वर्धमान है क्या ये? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। या तो बढ़कर के आ रही है या बराबर होकर के आ रही है, बढ़ तो रहा है ना, ठीक है, तो मैं बोलूँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। वो वाला बढ़ने वाला केस भी तो आता ही था ना, xn की वैल्यू xn प्लस 1 से छोटी या बराबर मिले ना, xn छोटा या बराबर होगा किससे? xn प्लस 1 से। मतलब आगे आने वाली हर एक टर्म या तो बड़ी मिलेगी या पीछे वाले के बराबर मिलेगी, तो बड़ी तो मिल रही है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। साथ में ये बताओ कि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है क्या? निरंतर एकदिष्ट वर्धमान भी है क्या ये? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली वैल्यू सिर्फ इंक्रीज ही हो, बराबर नहीं हो, सिर्फ इंक्रीज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप देखना, अगर आपको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मिल रहा है तो पक्का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि ये तो क्या बोलती है कि सिर्फ बढ़े वैल्यू, और ये क्या बोलती है या तो बढ़े या बराबर होती चली जाए। तो मैं बोलूंगा बढ़ने वाले केस तो इसमें भी तो आ रहा है ना, तो मैं बोलूंगा अगर ये बन गया, आपको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बन गया है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो अपने आप ही बन जाएगी सीक्वेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2, xn हमारे पास क्या था? -n था, तो वैल्यू क्या बनेगी? xn सीक्वेंस कैसे बनेगी? -1, -2, -3, -4। अब बताना ये वैल्यू क्या बनी है? -1, उसके बाद -2 और कम होकर के आया, फिर -3 और कम, फिर -4 और कम, वैल्यू कम होती जा रही है क्या? तो हमारे पास क्या होता है, अगर वैल्यू कम होती चली जाए, सीधी सीधी कम हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? लगातार कम हो रही है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब बताओ कम तो हो रही है ना, तो मैं बोलूंगा हमारे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी मिलेगी क्या ये? क्यों? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होता है, या तो आपके पास कम हो वैल्यू या फिर बराबर बराबर होती चली जाए, तो कम तो हो रही है ना। तो मैंने क्या कहा? या बोला है बीच में हर बार, या तो कम हो या फिर बराबर हो, तो कम हो रही है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड एग्जाम्पल, xn इजक्वल टू कौन सा था? n²। वो क्या बनता है? xn इजक्वल टू बनेगा हमारे पास सीक्वेंस 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, ऐसे वैल्यू बनेगी। तो बताओ ये लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनेगी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बनेगी, और साथ में क्या बनेगी हमारे पास? ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी बनेगी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है। फोर्थ क्या बनेगा? xn इजक्वल टू क्या है? -n² है, तो वैल्यू क्या बनेगी बताना? वैल्यू बनेगी हमारे पास xn इजक्वल टू क्या बनेगा? माइनस लगाना है बार, तो -1, -4, -9, -25 ऐसे वैल्यू बनती रहेगी। तो ये बताना -1 कोई वैल्यू है उससे छोटी है -4, उससे और छोटी है -9, तो वैल्यू कम होती चलेगी क्या लगातार? तो मैं क्या बोलूँगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो है ही है, और साथ में कैसी है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ आया था कि xn इजक्वल टू 1/n। तो बताओ क्या बनेगा? xn इजक्वल टू 1/n की क्या बनी थी सीक्वेंस? 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, तो ऐसे वैल्यू बनती चलेगी। अब देखना, पहले वैल्यू थी 1, उसके बाद कम हुई है, 1/2 बची है, फिर उसके बाद 1/3 बची है, उसके बाद 1/4 बची है। तो इस तरीके को आप पता है कैसे लिख लेना चाहिए? ऐसे लिख लेना चाहिए आपको। ये रियल लाइन है, इसके ऊपर डिनोट कर लो। 1 कहाँ है? मान लेते हैं 1 यहाँ पर है, एक बार 0 को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो बताओ 1 से छोटा ही होता है 0, हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 है। अब देखना, पहले तो वैल्यू आई थी 1, तो ये तो हमारे पास क्या है? x1 है। x2 वैल्यू कितनी आई? 0 और 1 के बीच में आई है 1/2, ये आया 1/2, तो ये क्या है? x2 है। फिर 1/3, 1/2 से भी छोटा होता है, क्योंकि ये तो कितना होता है 1, ये होता है 0.5, ये कितना होता है 0.33, ये कितना होता है 0.25, तो ये और कम होगा 1/3, ये और कम होगा 1/4। तो देखना, पहले 1 थी वैल्यू, उसके बाद कम होना स्टार्ट हो गई क्या वैल्यू? बिल्कुल कम हो गई। तो मैं क्या बोलूँगा? ये कैसी है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और लगातार कम हो रही है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है हमारे पास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी सिक्स्थ, xn इजक्वल टू -1/n। तो वैल्यू क्या बनेगी? xn इजक्वल टू सीक्वेंस कैसे बनेगी बताओ? -1, -1/2, -1/3, -1/4, -1/5 ऐसे वैल्यू बनती चली जाएगी। तो चेक करते हैं इसको, वापस रियल लाइन पे डिनोट करो। पहले सबसे पहले -1 यहाँ पर है, 0 को हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि पता रहे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो 0 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ऑब्वियसली बात है -1 छोटा आएगा 0 से। ठीक है, अब देखना, ये तो कितना है? -1 है, ये कितना है? -आधा बताओ। 0 और ये जो -आधा है ये 0 और -1 के बीच में आएगा क्या? बिल्कुल, तो मैं बोलूँगा ये क्या है? -1/2 है।
ये तो x1 थी, ये x2 था, ये -1/3 आया है x3, ये कितना आया है -1/4 आया है। इसका मतलब देखना वैल्यू इंक्रीज होती हुई आ रही है क्या? अगर हम लेफ्ट से राइट के साइड में जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर राइट से लेफ्ट में आते हैं तो क्या वैल्यू डिक्रीज होती है। तो देखना पहले -1 था, फिर और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, धीरे 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 इंक्रीज होता रहेगा क्या? बिल्कुल। तो मैं क्या बोलूँगा, ये कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th, xn इज इक्वल टू है -1 टू द पावर n। ये था हमारे पास -1 टू द पावर n। तो बताओ क्या बनेगी सीक्वेंस xn? -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 फिर -1, ऐसे बनेगी वैल्यू। अब बताओ ये कैसे बनेगी? इंक्रीजिंग बनेगी क्या? एक बार तो वैल्यू इंक्रीज हुई, उसके बाद वापस डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। मैंने क्या कहा? हर एक n की वैल्यू के लिए आपको या तो इंक्रीज होती हुई मिले या फिर डिक्रीज होती हुई मिले, तब क्या बनती है हमारे पास? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती है। अब देखना, एक वैल्यू के लिए तो ये बढ़ गई, दूसरी वैल्यू के लिए कम हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। इसका मतलब क्या बोलोगे आप? कैसी है? ना तो हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीज हो रही, ना हर एक वैल्यू के लिए डिक्रीज हो रही। समझ रहे हो ना? अगर हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीज होती रहती या बराबर होती रहती तो मैं बोलता मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब ये हर एक वैल्यू के लिए तो डिक्रीज होती रहती या फिर बराबर होती रहती तो मैं क्या बोलता कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब ये ना तो हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीज हो रही है, ना ही हर एक वैल्यू के लिए डिक्रीज हो रही है, मैं क्या बोलूंगा? नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नोर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। क्या है इसका मतलब? ना ही तो एक दिष्ट वर्धमान है और ना ही एक दिष्ट ह्रासमान है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए तो इंक्रीज होती मिलती या फिर डिक्रीज होती मिलती। ये तो क्या है? एक के लिए इंक्रीज, एक के लिए डिक्रीज, एक के लिए इंक्रीज, एक के लिए डिक्रीज। तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। इसको कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि एक बार के लिए इंक्रीज हो रही है तो हमेशा इंक्रीज होती हुई मिलनी चाहिए थी, तब आप इसको इंक्रीजिंग बोलते। अगर एक बार डिक्रीज हो रही तो हमेशा डिक्रीज मिलनी चाहिए थी, तब आप इसको डिक्रीजिंग बोलते। अब ये एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। नहीं, हर एक n की वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग, हर एक n की वैल्यू के लिए डिक्रीज होता तो आप दोनों बोलते। अब कैसी है ये? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैसी है? ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। समझ गए? क्योंकि ना तो हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीज हो रहा, ना ही हर एक वैल्यू के लिए डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल हो गया था हमारे पास, शायद 7th हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। xn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n अपॉन n। बताओ xn सीक्वेंस क्या बनेगी हमारे पास? n इज इक्वल टू 1 के लिए तो क्या बनेगा? -1/1 तो -1 बन गया, फिर 1/2 -1/3 1/4 -1/5 1/6 ऐसे वैल्यू बनती जाएगी। तो इसको एक बार रियल लाइन पे डिनोट कर लेते हैं हम। बोलो क्या मिलेगा? सबसे पहले ये रहा -1, फिर हम क्या कर लेते हैं, एक बार 0 को भी लिख ही लो, ये हमारे पास 0 है। ठीक है, अब देखना, पहले है -1, ये आ गया x1, फिर 1/2, 0 से बड़ा मिलेगा क्या 1/2? तो 1/2 मिलेगा यहाँ पर, ये है 1/2, ये है x2 वैल्यू, फिर -1/3, 0 और इसके बीच में मिलेगी कहीं पर -1/3, ये क्या है हमारे पास? x3 है। 1/4, 1/4 कहाँ पर है? यहाँ पर है 1/4, ये क्या मिलेगा? x2 मिलेगा, x4 मिलेगा। अब देखना वैल्यू, एक बार तो x1 से डायरेक्ट बढ़ गई, फिर उसके बाद कम हो गई, फिर उसके बाद बढ़ी, कम हो गई, बढ़ी, कम, बढ़ी, कम, बढ़ी, कम। इसका मतलब क्या है? एक बार इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या बोलूंगा? नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो क्या बोलूंगा? नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नोर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? ना ही एक दिष्ट वर्धमान है और ना ही एक दिष्ट ह्रासमान है। बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को कि क्या क्या हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं इसका। इन एग्जाम्पल्स को समझ लिया तो आपको सारा काम आसान हो जाएगा, टेंशन मत लो इस चीज़ की। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 क्या मिलेगा? xn इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? हम कोई भी ले लेते हैं, xn इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, xn इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब जैसे 1 ले लिया तो क्या बनेगा बताना? xn सीक्वेंस क्या बनेगी? n की वैल्यू 1 रखो तो भी ये तो 1 ही मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखो तो भी ये तो 1 ही मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखो तो भी ये तो 1 ही मिलेगा, n की वैल्यू 4 रखो तो भी ये तो 1 ही मिलेगा। इसका मतलब आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, ये तो 1 1 1 1 ही मिलता रहेगा हमारे पास। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखना, हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी? पहले 1 मिली, उसके बाद दोबारा भी 1, ये हमेशा 1 1 1 1 मिलती रहेगी। तो ये बताओ, हर एक टर्म आपस में इक्वल है क्या?
हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, या तो हमें इंक्रीज होकर के या तो इंक्रीज मिलती या फिर बराबर मिलती। तो बताओ इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं। बराबर हो रही है क्या? हाँ, तो मैं क्या बोलूँगा, ये कैसी है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है क्या? बिल्कुल, क्योंकि केस मैंने क्या बनाया था आप लोगों को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का, xn लेस देन इक्वल टू xn+1। देखो यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन भी है, या तो आगे आने वाली वैल्यू जो है वो बढ़ करके मिले या फिर बराबर होकर के मिले। तो बराबर तो मिल रही है ना हमें, या तो या बोल रहा हूँ, या तो बढ़े या बराबर हो। तो बढ़ तो नहीं रही लेकिन बराबर तो हो रही है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। फिर आप बोलोगे सर हमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या पढ़ाया था आप लोगों ने? ये पढ़ाया था कि आगे आने वाली हर एक टर्म या तो घट करके आए या फिर बराबर होकर के आए। तो बराबर वाला केस तो इसमें भी तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और साथ में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि ये हर एक n की वैल्यू के लिए इंक्रीज हो रही है या बराबर हो रही है, एंड साथ में हर एक वैल्यू के लिए, हर एक n की वैल्यू के लिए ये तो डिक्रीज हो रही है या बराबर हो रही है। दोनों केस में बराबर बराबर तो आ ही रहा है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। अब ये बताओ कि ये वाली जो सीक्वेंस मिल रही है ये आपको स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मिल रही है, क्योंकि लगातार इंक्रीज ही होती मिले, वो तो नहीं मिल रही है, ये तो बराबर बराबर मिल रही है। तो मैं बोलूँगा नोट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है ये, साथ में मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है क्या? लगातार कम होती हुई मिले, बराबर नहीं, लगातार कम होती हुई मिले। तो मैं बोलूँगा लगातार कम तो नहीं हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, नोट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। नाइदर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ना ही ये एक दिश ना ही ये निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान है और ना ही ये एक दिष्ट ना ही ये निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है। ना ही ये एक दिष्ट ना ही तो ये निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है और ना ही निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान है, लेकिन ये एक दिष्ट वर्धमान भी है और एक दिष्ट ह्रासमान भी है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, लेकिन ना तो ये निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान है और ना ही निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है। मतलब निरंतर वाला केस तो दोनों ही नहीं है और मोनोटोनिक एक दिष्ट वर्धमान वाला और एक दिष्ट ह्रासमान वाला दोनों ही है। समझ गए होगे शायद, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स थे और कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने आप लोगों को कैसे कैसे सीक्वेंस पढ़ाई है एक बार देखना। मैंने आप लोगों को टाइप में क्या पढ़ाया था, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, निरंतर एक दिष्ट वर्धमान, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान, मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये पढ़ाया। फिर क्या पढ़ाया, ऐसी सीक्वेंस जो ना ही एक दिष्ट ह्रासमान है और ना ही एक दिष्ट वर्धमान है, वो वाला पढ़ाया। वो कौन सी थी, -1 टू द पावर n वाली, -1 टू द पावर n/n वाली, मतलब एक बार बढ़े एक बार घटे, एक बार बढ़े एक बार घटे, वो ठीक है। फिर मैंने पढ़ाया कि लगातार बराबर होती जा रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये निरंतर एक दिष्ट वर्धमान भी है, नहीं, ये निरंतर एक दिष्ट वर्धमान भी नहीं है, निरंतर एक दिष्ट ह्रासमान भी नहीं है। ये क्या है, एक दिष्ट वर्धमान और एक दिष्ट ह्रासमान है ये। मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, लेकिन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी नहीं है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, क्या हमने पढ़ाया है, क्या आप लोगों ने समझा है इसको, ये सारी बात समझ में आ गई ना। तो ये 4 प्रकार होते हैं हमारे पास सीक्वेंस के, इन सभी 4 प्रकार को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में आप लोगों को बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, अपरिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, नीचे से बंद करूं सीक्वेंस तो क्या होता है, अब ऊपर से बंद करूं तो क्या होता है, ऊपरी परिबद्ध क्या होता है, निम्न परिबद्ध क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझें इनको। अगर ये चीज़ें आप लोगों ने समझी है, अनुक्रम अगर समझ में आएगा तभी आप कहाँ पर जा सकते हैं, सीरीज में जा सकते हैं। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आई है तभी आप सीरीज पढ़ पाओगे, श्रेणी पढ़ पाओगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो सीरीज नहीं पढ़ पाओगे। ध्यान रहे, अभी मैंने सीरीज स्टार्ट नहीं करवाई है, सिर्फ अनुक्रम पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि हम अचानक से जाकर के सीरीज को हिट कर सके, हम सीरीज को पढ़ सकें, ठीक है। सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के सीरीज समझ में आएगी। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को ध्यान से समझ लेना इसको, ये आपको बीएससी सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर में आप लोगों को सीक्वेंस पढ़नी पड़ेगी, तो यही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी वापस से, ये चीज़ पढ़ाऊंगा मैं आपको वापस से, ठीक है। तो इनको अभी से समझ लेना, आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।